दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका व्याख्यात्मक हल, जो आपके आगामी आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो आपके बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो राजनीति विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान से आयोजित की जाती हैं, उनके नागरिक शास्त्र खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए जानते हैं न्यायिक समीक्षा के बारे में। न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस कार्रवाई से संबंधित है, या जुडिशियल रिव्यू जो है ये क्या होता है या किस कार्रवाई से संबंधित है। तो दोस्तों आप जान लीजिए, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू ये न्यायालयों की शक्ति होती है। न्यायालय या न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता और असंवैधानिकता की जांच करता है और उन कानूनों को असंवैधानिक घोषित करता है जो संविधान के विरुद्ध होते हैं। तो न्यायिक समीक्षा का संबंध न्यायालयों की शक्ति से है, जो कानून यानी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा जो है ये न्यायालयों की वो शक्ति है जिसके द्वारा संसद के कानूनों की संवैधानिकता और असंवैधानिकता की जांच की जाती है और इस शक्ति के द्वारा न्यायालय संसद के उन कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो कि संविधान के विरुद्ध होते हैं। दोस्तों न्यायिक समीक्षा के बारे में और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप जान लीजिए। न्यायिक समीक्षा के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि न्यायिक समीक्षा जो है या जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जुडिशियल रिव्यू की एक विशेषता ये है कि ये संविधान के मूल संरचना का भाग है। जुडिशियल रिव्यू संविधान के मूल संरचना यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर का भाग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये आपके लिए अतिरिक्त तथ्य है जो आपकी जानकारी में वृद्धि करेगा और कुछ अन्य तथ्यों को भी समझने में मदद करेगा। दोस्तों न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना माना जाता है और ये किस वाद के द्वारा ये माना गया है, तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का केस जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, 1975 का है। तो ये इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का केस है जिसके तहत न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू को ये आप जान लीजिए कि संविधान का मूल संरचना या फंडामेंटल स्ट्रक्चर माना जाता है। और न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका की व्याख्यात्मक और पर्यवेक्षात्मक भूमिकाएं भी कहा जाता है, क्योंकि इस शक्ति के द्वारा न्यायालय कानूनों की व्याख्या करता है और पर्यवेक्षक के रूप में यानी इंस्ट्रक्टर के रूप में भी शामिल होता है। और अगर जो आपसे पूछा जाए तो न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की सबसे पहली शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शुरुआत जो है ये अमेरिका से मानी जाती है। दोस्तों न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का नवाचार है। अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी देन है और वहीं से न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। न्यायिक समीक्षा के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उसमें एक तो सरकारी कार्रवाई को वैध बनाना और सरकार के ज्यादतियां या अतिरेकों के खिलाफ संविधान की रक्षा करना है।
और इसमें सामान्य तौर पर न्यायिक समीक्षा में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय और आदेशों की जांच करता है और उस सीमा तक उस विधि या जो नियम है उनको असंगत या अवैधानिक ठहराता है, जो कि संविधान की मूल संरचना या संविधान के दायरे में नहीं आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा न्यायिक समीक्षा, इसके द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में रखकर भारत में संवैधानिक सरकार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके लिए जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए पूछा गया है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत जो कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से है, ये किस वाद में दिया गया था। एक प्रश्न है, सभी साथियों को इसका उत्तर बताना है। एक और प्रश्न जो पूछा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण, नए प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए, एक नया प्रश्न है आपके लिए कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। मिनिमम एज, पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो इसमें कई ऑप्शन आपके पास रहेंगे, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 28 वर्ष या 36 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो याद रखिएगा, पंचायत का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, याद रखिएगा 18 वर्ष नहीं बल्कि 21 वर्ष है। पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्थान ये भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का एक रूप है और भारत में जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर प्रखंड, तालुक या मंडल। तो ग्राम स्तर, इसके मध्यवर्ती स्तर के नाम अलग अलग हैं, और तीसरा जिला स्तर। तो ये त्रिस्तरीय पंचायतों की संकल्पना भारत के पंचायती राज में की गई है और स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा स्थानीय मामलों के प्रबंधन को आसान बनाया गया है और तृणमूल लोकतंत्र यानी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करके इसमें लोगों को या स्थानीय स्तर पर लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं और इसलिए चुनाव में भाग लेने के लिए एक व्यक्ति की जो है न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और मत देने की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है। यानी सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था के अंतर्गत 18 वर्ष के सभी नागरिक जो हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो मत दे सकते हैं, लेकिन पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु ये 21 वर्ष है। एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में। दिनेश गोस्वामी समिति क्या है? तो दिनेश गोस्वामी समिति ये 1990 में गठित हुई थी और इसका संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी समिति, याद रखिएगा, इसका संबंध चुनाव सुधार से है। आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों, लेकिन इसके बारे में हम कुछ अन्य तथ्यों को बताएंगे। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है और 1990 में चुनाव सुधारों पर सिफारिश करने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों, इस समिति ने सरकारी दलों को सरकारी धन के रूप में देने का प्रस्ताव रखा था। राजनीतिक दलों को सरकारी धन से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था और इसने ये भी सुझाव दिया कि एक उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दिनेश गोस्वामी कौन थे? तो दिनेश गोस्वामी भारत के एक राजनीतिज्ञ थे और 1989 में इनके बारे में कुछ और तथ्य जान लीजिए। 89 में जो वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, उसमें वो कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे।
तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। दिनेश गोस्वामी भारत के एक राजनीतिज्ञ थे और वीपी सिंह गवर्नमेंट में उन्होंने कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया था। और आप जानते हैं कि भारत में जो चुनाव है ये लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में पहले 3 आम चुनाव एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए गए थे और ये व्यापक रूप से माना जाता है कि 1967 में जो चौथा आम चुनाव था उसमें मानकों की गिरावट हुई थी और इसलिए जो चुनाव में पारदर्शिता की कमी, निष्पक्षता की कमी और भ्रष्टाचार के कारण कई समितियों का गठन किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक प्रश्न और है बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए। ये आप देख सकते हैं, ये प्रश्न है, आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन किस वर्ष किया गया था? आतंकवाद निरोधी या आतंकवाद निरोधक दस्ता का गठन किस वर्ष किया गया था, आपको बताना है। तो आतंकवाद निरोधक दस्ते का गठन 1990 वर्ष 1990 में किया गया था। आतंकवाद निरोधी दस्ता का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ATS। ATS का गठन दोस्तों आप जान लीजिए 1990 में हुआ था और ATS की स्थापना 1990 में महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस AA खान के तत्कालीन ACP उनके द्वारा की गई थी। तो ATS की स्थापना कहाँ पर की गई थी? महाराष्ट्र में आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी जो है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। और आप जान लीजिए कि इसका गठन या इसके गठन की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स पुलिस, देखिए अमेरिका के लॉस एंजल्स पुलिस विभाग द्वारा गठित स्वाट, उनके द्वारा एक टीम गठित की गई थी, स्वाट स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। इन टीमों की तर्ज पर ATS की स्थापना की गई थी। और ATS क्या है? तो याद रखिएगा, ATS जो है ये विशेष पुलिस दल होता है। ATS जो है विशेष पुलिस बल होता है और इसमें देश के कई आतंकी हमलों से निपटने में सक्रिय भूमिका निभाई है। और इस दस्ते ने 26/11 आप जानते हैं, 26/11 के मुंबई हमले, लोखंड वाला गोलीबारी और 2009 गोलीबारी की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ATS विशेष पुलिस बल है जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा महाराष्ट्र और केरल में विशेष रूप से ये संचालित किया गया है। तो याद रखिएगा कि ATS या आतंकवाद निरोधी दस्ते की स्थापना 1990 में महाराष्ट्र में की गई थी और इसने विभिन्न जो है आतंकी हमलों से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न राज्यों में ATS सक्रिय है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और केरल में ये विशेष रूप से संचालित है। और एक वरिष्ठ IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं ये महाराष्ट्र में ATS के प्रमुख हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं ये क्या होते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको शॉर्ट में CAG कहा जाता है। और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 148। याद रखिएगा, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किए गए हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरकारी वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही,
देखिए इनका कार्य क्या है, सरकारी वित्तीय कार्यों में, जो हमारे फाइनेंशियल कार्य हैं उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ये जिम्मेदार यानी उत्तरदायी होते हैं। सीएजी ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तब उन्हें जांच के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। सीएजी की नियुक्ति या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और सीएजी का कार्यकाल कितना होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। सीएजी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, ये वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने और सरकारी खर्च में भ्रष्टाचार या अक्षमता को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जवाबदेही और सुशासन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत में संघ और राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के खातों का ऑडिट करने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के द्वारा की गई है। और आप जान लीजिए कि सरकारी वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाना, वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो है पहला परमाणु रिएक्टर कहां पर स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर कहां पर स्थापित किया गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका नाम क्या था, तो आप जान लीजिए कि भारत में पहला परमाणु रिएक्टर मुंबई के ट्राम्बे आप जानते हैं, ट्राम्बे जो कि पुराने नाम बॉम्बे में स्थापित है, ट्राम्बे में पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अप्सरा रिएक्टर जो है ये पहला परमाणु रिएक्टर था। परमाणु रिएक्टर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, न कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो भारत, न सिर्फ भारत बल्कि एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये रिएक्टर किसके द्वारा निर्मित किया गया था या डिजाइन किया गया था, तो अप्सरा नाम का ये परमाणु रिएक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसको यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था। याद रखिएगा, अप्सरा जो है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइनिंग किया गया इसका, और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था। शुरुआती ईंधन की आपूर्ति 80% समृद्ध यूरेनियम थी। और अप्सरा जो है एक लाइट वाटर स्विमिंग पूल प्रकार का रिएक्टर है जिसमें अधिकतम 1 मेगावाट थर्मल पावर का उत्पादन होता है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भाभा एटॉमिक परमाणु संयंत्र है, ये भाभा एटॉमिक परमाणु केंद्र है, ये भारत में परमाणु शोध और उसको बढ़ावा देने के लिए स्थापित जो कि शुरुआती संस्था थी। तो याद रखिएगा, प्रथम परमाणु रिएक्टर ट्राम्बे में 20 जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था और ये इसकी डिजाइनिंग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा की गई और ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है सहायता से या उसकी सहायता से बनाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, संसद का संयुक्त सत्र
की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये है आर्टिकल 108। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, अगर जो टर्म ऐसे आ रहा है संसद का संयुक्त सत्र, या आसानी से पूछेगा तो ऐसे पूछेगा दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो कहाँ पर किया गया है, किस अनुच्छेद में? तो ये है आर्टिकल 108। याद रखिएगा, संसद के संयुक्त बैठक या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। और ये किसके द्वारा आहूत की जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य इस बैठक को राष्ट्रपति आहूत करते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसकी अध्यक्षता स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता की जाती है। और लोकसभा अध्यक्ष जब नहीं उपस्थित होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और सभापति किसी भी तरह से संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता। राज्यसभा के सभापति कौन हैं? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रमुख कानून पारित करने पर कोई गतिरोध हो जाता है तो उसको हल करने के लिए आयोजित किया जाता है। सभी विधेयकों को संसद की संयुक्त बैठक में नहीं भेजा जाता है। और आप जान लीजिए कि संयुक्त बैठक की जो अवधि और स्थगन होता है उसका निर्धारण अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक गठित करने के लिए कोरम जो है या गणपूर्ति सदनों की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होता है। कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए कि ये अनुच्छेद 108 है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है जिसको बुलाने का कार्य राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए। भारत में प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत कब हुई थी? ये इम्पॉर्टेंट है। जब हम संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी या किस अधिनियम के द्वारा? तो याद रखिएगा, ये था भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके बारे में आप जानते होंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये अधिनियम ब्रिटिश संसद का ऐसा अधिनियम था जिसने विधान परिषदों में कुछ सुधारों की शुरुआत की और ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसमें भारतीयों की सीमित भागीदारी को बढ़ावा दिया था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की सीमित भागीदारी की गई थी। यानी आप जान लीजिए कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की सीमित भागीदारी को बढ़ावा दिया गया था। और 1909 का जो अधिनियम है उसको आप जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसको क्या कहा जाता है? 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है।
और इस अधिनियम में जो कि प्रश्न से हमारे रिलेटेड है, इस अधिनियम में जो सबसे मुख्य प्रावधान था वो क्या था कि इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मुस्लिमों के लिए। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पृथक निर्वाचन मंडल, और इसीलिए कहा जाता है कि इसकी अलगाववादी नीति के कारण ही पार्लियामेंटो सुधारों में पाकिस्तान की बीज निहित थे। तो कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को मुसलमानों के लिए निर्धारित किया गया और केवल मुसलमान ही अपने प्रतिनिधियों को वोट दे सकते थे। तो ये निश्चित है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो भारत में प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल भारत परिषद अधिनियम, जिसको पार्लियामेंटो सुधार 1909 भी कहा जाता है, इसके द्वारा किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा भारत में प्रथम बार जो है ये पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। UNEP क्या है? आपसे पूछा जाए UNEP क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा UNEP का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, ये क्या है आप जान लीजिए। UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। देखिए UNEP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और ये संयुक्त राष्ट्र के भीतर, आप जान लीजिए इसकी महत्ता क्या है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर ये पर्यावरणीय मुद्दे, संयुक्त राष्ट्र आप जानते हैं ये सभी स्वतंत्र देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसके भीतर संयुक्त राष्ट्र के भीतर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय मुद्दों की बात करता है। ये संयुक्त राष्ट्र के भीतर पर्यावरणीय मुद्दों की बात करता है संयुक्त राष्ट्र के भीतर, और उनकी प्रतिक्रियाओं और समन्वय के लिए ये जिम्मेदार है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संयुक्त राष्ट्र के भीतर पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? जून 1972 में। जून 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। स्टॉकहोल्म में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसकी स्थापना यानी UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो जून 1972 में मानव और पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, इसी में जो स्टॉकहोल्म में आयोजित किया गया था। 1972 में जो सम्मेलन हुआ था ये स्टॉकहोल्म में आयोजित किया गया था और यहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने एक आसान सा प्रश्न पूछा था कि UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये संयुक्त राष्ट्र के भीतर पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसकी स्थापना स्टॉकहोल्म में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान 1972 में की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों, UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और ये संगठन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों को विकसित करता है, प्रकाशित करता है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता सचेतता को बढ़ाता है, पर्यावरण विज्ञान को बढ़ाता है और राष्ट्रीय सरकारों को पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था ये। इसमें हमने राजनीति विज्ञान के लिए
राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।